इसमें क्या करोगे आप, आपने जो डीएनए था, जो आपका जीन था, उसको आप इंसर्ट कर दोगे। ठीक, ये आपका प्लाज्मिड है, दिख रहा होगा, मेरा मार्कर दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ रेड कलर का एक पोर्शन है जो कि इसमें एडेड है, दैट इज एक्चुअली द डीएनए which is inserted into this plasmid, and this plasmid has become the recombinant। कल भी ये बात कर चुके हम लोग। and this recombinant plasmid is inserted into the host। okay, if it is inserted, अगर ये insert हो गया तो host cell कैसा हो जाता है आपका? ट्रांसफॉर्म। वेरी नाइस। अगर नहीं हुआ है तो आपका नॉन ट्रांसफॉर्म। देखो बात तो समझना, क्योंकि ये जो टेक्निक है इस पे आपका बोर्ड में भी सवाल आएगा और इसमें आपका नीट पे भी सवाल आएगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन कर देना दो चीजों को। ठीक है, जैसे कि हम प्लाज्मिड डीएनए में अपना डीएनए, डिजायरेबल डीएनए को अगर कंबाइन कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन हो गया तो वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को हम ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में। अगर हो गया तो ट्रांसफॉर्म्ड है, अगर नहीं हुआ है तो नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है बच्चे, चलो तीसरा जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कल हम इसकी बात कर रहे थे। देखो जो हमने डीएनए का स्ट्रैंड लेते हैं, ठीक, ये हमने मान लिए छोटा सा एक डीएनए का सेगमेंट लिया, ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करता। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए एक साइट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, मान लो कि ये आपका डीएनए है, एक पूरा डीएनए यहां पर बना रहा हूं बेटा। ठीक, इसमें कोई ना कोई ऐसी साइट होगी, एक पॉइंट होगा जहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन सब जानते हैं ना क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए। ओके बेटा? यस सर। नहीं बेटा, ट्रांसफर बेटा जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर हो जाए, है ना, उसके लिए टेक्निक्स होती है, हम उसको फिर क्लियर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर हुआ है। देखो ट्रांसफर होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है। अभी आगे और टेक्निक समझेंगे, उसको देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो रेप्लिकेशन के लिए क्या नीडेड है? एक चीज नीडेड है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों जरूरी है? नीड फॉर स्टार्टिंग रेप्लिकेशन। तो इसमें है नहीं, जो हमने डीएनए लिया है, जो हमने जीन लिया है, ठीक है बेटा, इसमें वो है ही नहीं। हम क्या करते हैं, एक ऐसा जीनोम लेते हैं, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं जिसके पास क्या हो, ओरी हो, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। उसके अंदर हम इस डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर मेरी बात? वहां ये मल्टीप्लाई करेगा और अपने आप होस्ट डीएनए के साथ ये चलता रहेगा। ठीक है बेटा? तो सही ये पता कैसे चलेगा कि ORI है या नहीं है? हाँ, वो हम देख के लेते हैं। जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो होता है उसके पास एक या एक से ज्यादा, दो, इससे ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि जितनी ज्यादा ORI होंगी उतनी जगह से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। हम जो वेक्टर लेते हैं, हम उसका पता होता है कि इसमें ORI है या नहीं है ना, तभी हम लेते हैं। yes, अभी आप जब आप देखोगे ना प्लाज्मिड, तब आपको और क्लियर होने लगेगा कि इसमें कैसे हमें पता लगता है कहाँ कहाँ ORI है। ये स्लाइड क्लियर हो गई आपको? yes, sir. Yes, sir. चलो, अब जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, इंसर्टिंग का, ठीक है, फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ये जो प्रोसेस बताया गया था, ये बताया था स्टैनले कोहेन ने। देखो बेटा यहाँ सवाल है, स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर ने, और ईयर क्या था बेटा वो? 1972। अब ये टेक्निक है, इस टेक्निक को नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब मान लो ये मैं बहुत कई बार इसको बता रहा हूं, मैं फिर भी जरूरी है। दिस इज योर डीएनए, दिस इज द प्लाज्मिड, you inserted your DNA into this plasmid, है ना? What is this? This is recombination, and what you recombine?
डीएनए. सो दिस टेक्निक इज रिकॉम्बिनेशन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बहुत इजी है ना, टेक्नोलॉजी. इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है. आपने क्या करा है, 2 डीएनए लिए हैं, दोनों को कट करा है, दोनों को दोबारा से पेस्ट कर दिया है, रिकम्बाइन कर दिया है, तो ये टेक्नोलॉजी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसको बताने वाले या प्रोड्यूस करने वाले जो थे, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो पहला प्रोड्यूस करा था, वो थे आपके स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर. दोनों सामने दिख रहे होंगे आपको. ठीक है. क्या करा क्या था इन्होंने, क्या करा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, वो आइसोलेट करा था फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. इसका नाम सुना होगा, ये बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सुना है आपने नाम? यस सर, टाइफाइड वाला, जिसमें हाँ सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं इसको शॉर्ट में, और टाइफाइड कॉज करता है. वेरी गुड. ठीक है. अभी उन्होंने क्या करा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसमें से निकाला, सैल्मोनेला टाइफी में. ठीक. उसके बाद उसको किसके साथ जोड़ा, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, और ट्रांसफर किसमें कर दिया, इकोलाई में. उसके बाद क्या हुआ कि वो जीन जो था वो एक्सप्रेस हुआ और मल्टीप्लाई इकोलाई में. ये जो टेक्निक है, सिंपल जो टेक्निक है, कट पेस्ट, इसके अलावा कुछ हो रहा है इसमें नहीं ना? नो सर. आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, डिजायर्ड जीन कट कर रहे हैं, उसको प्लाज्मिड में पेस्ट कर रहे हैं, प्लाज्मिड को फिर किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, होस्ट में. ये पूरी जो टेक्निक है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट जो है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बेटा इसको याद रखना, किसने पहला डीएनए प्रोड्यूस करा था रिकॉम्बिनेंट, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1970. क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? यस सर. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है. और टूल्स है ना, कोई भी देखो, हम अगर कोई इंजीनियरिंग करते हैं ना तो उसके लिए टूल्स तो चाहिए. बिना टूल्स के कोई भी काम हो नहीं पाएगा. देखते हैं इसमें टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं. देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे 3 आ रहे होंगे. आ रहे हैं? एक तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या है, इसको कहते क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, दैट इज कट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर. जानते हो, काटने वाला है ना, डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटने वाला आपका कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर. नीचे भी दे रखा है ना, मॉलिक्यूलर सीजर है. इसी तरीके से जो डीएनए को जोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना, जोड़ने वाला ग्लू. आपने सुना होगा डीएनए लाइगेज का एग्जांपल. यस सर. है ना, डीएनए लाइगेज आपने देखा होगा. डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, ज्वाइनिंग का करता है. 2 स्ट्रैंड आपके डीएनए के ज्वाइन करा देता है. अब देखो बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा जो हम कल से हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा है क्या, क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें आप क्या करोगे, अपना जो कट डीएनए है वो आप इंसर्ट करते हो इस क्लोनिंग वेक्टर में. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, किसी बच्ची का सवाल था, क्या नाम था बेटा जिसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सवाल करा था? आशना. आशना देखो, अब यहाँ पर दिख रही है आपको, ये इस कलर में यहाँ लिखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख रहा है. यस सर. तो हमें जब हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होने लगती है. और हम जब जीन्स वगैरह स्टडी करते हैं, पता होता है उसमें कि कहाँ पर कौन सा या कितने चीजें हैं. जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके पास यहाँ पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. और ये जो है इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि अगर बता भी दूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा. ये कुछ मैं बता ही दे रहा हूँ. सुनो, ये वो साइट है जो कि कट होती हैं इन एंजाइम से. ये लिखा है बैम H1, यस सर, सेल H1, PVU1 या PVU फर्स्ट कह सकते हैं, PST फर्स्ट. तो यहाँ पर इस नाम का एंजाइम जब डालोगे तो ये जो साइट होगी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, हरी वाली जो साइट है वो आपकी कट हो जाएगी. वो हम आगे देख लेंगे. ठीक. तीसरा क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट. आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी मर्जी आ रही है कि आप जिसमें चाहे उसमें जीन इंसर्ट कर जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है, होस्ट को कैसा बनाना पड़ता है, या तो होस्ट ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हो,
इस लायक हो कि वो आपके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले ले, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, है ना बच्चे, या फिर उसको आप क्या बनाओ, कॉम्पिटेंट बनाओ कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इजीली। मेरी बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. तो 3 चीजें हैं आपके लिए। अभी हमने एंजाइम्स को थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे भी समझेंगे कि क्या कौन कौन से एंजाइम लगते हैं। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, डीएनए लाइगेज है, ठीक है, और आपका डीएनए, हाँ कल मैं कोई पूछना बच्चा? शरीर में खुद जा भी ना बचते 2 से दिन को इच्छा न करते। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है। दूसरा हम क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे और तीसरा हम कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ेंगे। ठीक, यस सर। यस सर। वेरी नाइस। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, इसको आपको मैंने बता दिया, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है कि भैया डीएनए को काटो, मगर काटो कहाँ पे? ऐसा तो नहीं है आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे आपने उठाया, है ना, आपने पिपेट से लिया और टेस्ट ट्यूब में निकाला और उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें आपका डीएनए है, ठीक, और अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी डीएनए को काटने लगेगा तो क्या वो आपके फायदे है? No, sir. नो सर। आपको कहाँ, आपको तो वो पोर्शन कटवाना है उससे जहां पर आपका क्या हो, डिजायर्ड जीन हो, है ना, Yes, sir. आपको डिजायर्ड जीन। Yes, sir. तो क्या होता है कि वो एंजाइम होते हैं जो कि कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे इनटू द फ्रेगमेंट, है ना। अगर डीएनए ये रहा आपका, तो जब ये इसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट के आपको दे देगा, पर ये स्पेसिफिक साइट्स पे काटता है। ठीक है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक, जितने भी 900 1000 जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनकी एक क्लास है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियस को तोड़ने वाला। याद होगा आपने क्लास 11th में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा पैंक्रियाटिक जूस से आपका न्यूक्लियस सीक्रेट होता है, याद आ रहा है? यस सर। भाई पैंक्रियाटिक जूस ही तो ऐसा जूस है जिसके पास सारे एंजाइम है, मतलब हर कंपाउंड को वो डाइजेस्ट कर सकता है, हर सब्सटेंस को, यस सर। है ना। तो हमारा डीएनए भी डाइजेस्ट होता है डाइजेशन में। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है? न्यूक्लियस। क्योंकि किसको कट कर रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप याद रखिए कट किसको कर रहा है, किसको कट करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? भाई डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड। है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं तब जाके आपका डीएनए बन जाता है, उसको तोड़ने वाला न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक, समझ में आया? Yes, sir. तो सर Yes, जितनी बार sir. हम ये सर एंजाइम देंगे उतनी बार वो उसको काट देगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल काट देगा अगर जगह मौजूद होगी। जैसे कि अगर मान लो आपने ये एक टेस्ट ट्यूब थी, इसमें डीएनए था आपका, और आपने एंजाइम डाल दिया, एक बार डाल दिया तो इसने कटिंग तो कर दी। अगर वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस पे काटता है वो बचा होगा दूसरी और जगह डीएनए में, तब तो दूसरा एंजाइम काम करेगा, अदरवाइज जो कट चुका है फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. है ना। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखो बेटा, इसको जरा और से देखना, एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका सीक्वेंस है GAATTC है सीक्वेंस बेटा, और Yes, sir. CTTAA, ये आप क्या है? तो ये क्या कर रहा है, ये G और A के बीच में काट रहा है, और ये 6 सीक्वेंस को रीड करेगा, 6 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा या नाइट्रोजनस बेस पेयर्स को रीड करेगा और उनको काट देगा। ठीक, अभी यहाँ पर क्या होगा, जितनी बार ये सीक्वेंस आएगा उतनी बार ये कट करेगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो। यस सर। 1963 में 2 एंजाइम, अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग से बात आ गई है ना। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ के लिए। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, और वहां से उसको निकाल लिया गया। ठीक,
एक एंजाइम क्या काम कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में, और दूसरा क्या कर रहा था, कट कर रहा था डीएनए को। ठीक, ये जो दूसरा जो कट कर रहा था डीएनए को, इसको नाम दे दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये किसमें से आइसोलेट करेगा? इकोलाई। इकोलाई से। ठीक है, अभी देखो इकोलाई में से एंजाइम निकाला गया कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या हुआ, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके आइसोलेट हो चुके हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। 230 से ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन हम लोग यूज कर चुके हैं। उनमें से कितने एंजाइम निकाल चुके हैं बेटा? 900। ठीक है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल चुके हैं। अब जरा मैं एक चीज दिखाता हूं, अभी मैं बात कर रहा था पीछे वाली स्लाइड में, यहां पर ये जो नाम दिख रहे हैं, PUV फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये दिख रहा है बेटा आपको, BAM H1, सेल H1, these are just the name of restriction enzyme। ठीक है, वो ही है। अभी हम और आगे देख लेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया। 1963 में पहला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट करा गया। ठीक है, पहला आपका, देखो इसको एक और सवाल यहां पर आएगा, पर मैं उसे आगे बताऊंगा कौन सा पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि आपका आइसोलेट हुआ था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। 2 एंजाइम आइसोलेट करे गए थे। एक एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे। अच्छा देखो, इसका फंक्शन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि दूसरे एंजाइम का फंक्शन क्या था। देखो ये है आपका इकोलाई, ये उसका डीएनए। ठीक, अभी क्या सिक्रीट कर रहा है, ब्लू कलर का एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करेगा। ठीक, और येलो कलर दिख रहा है, येलो विजिबल है, दूसरा कलर ले रहा हूं। येलो कलर का एंजाइम है जो कि क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा। ये मिथाइल ग्रुप खुद की प्रोटेक्शन के लिए ऐड करवाता है। बात समझ में? क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, कट करना। तो बैक्टीरिया को भी खतरा होता है कि ये जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, हो सकता है इससे इसका खुद का डीएनए ही कट हो जाए। बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो दोबारा समझा। Yes, कोई sir. वाली बात नहीं। सर एक बार फिर से बाकी बता बच्चों दीजिए को? प्लीज। सर Yes. नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल है ना। देखो बेटा, अब इसको बना के देखते हैं। ये आपका बैक्टीरिया है ना? यस सर। और ये उसका डीएनए है। ठीक, अभी क्या काम कर रहा है, एक एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, ये एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, इसका काम क्या है कि डीएनए को कट करना। ठीक, और एक एंजाइम सिक्रीट करा, इसका काम क्या है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना डीएनए के साथ। ये क्या करेगा, ये इस डीएनए को भी कट कर देगा। ये तो इसका खुद का डीएनए है। तो उससे बचने के लिए ये दूसरा एंजाइम सिक्रीट करता है जो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है डीएनए के साथ। अब जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये वाला जो डीएनए है, सॉरी ये वाला जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मिथाइल ग्रुप को हटा सके। अब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, अब ये पोर्शन है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा। अब इस पोर्शन पे मैं यहां पर कुछ ऐड कर दे रहा हूं, मिथाइल ग्रुप, इसको छुपा दे रहा हूं बेसिकली। जब मैं इसमें जगह ही नहीं दूंगा इस पोर्शन पे, तो यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली क्या होता है कि बैक्टीरिया भी अपने आप को बचाने के लिए मिथाइल ग्रुप सिक्रेटिंग एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, जिसकी वजह से इसका खुद का डीएनए बच जाता है। अब Yes, थोड़ा बहुत sir. क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। बेसिकली खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी, अपना डीएनए भी तो बचाना है इसको, अदरवाइज इसके डीएनए ये प्रोड्यूस कर रहा है और इसी का डीएनए कट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो आप ये याद रखिएगा कि कितने आपके स्ट्रेन्स में से कितने एंजाइम निकाले जा चुके हैं, कितने, 230 में से 900। 900। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखा जाए? मुसीबत तो ये है ना कि भैया 900 एंजाइम को याद कैसे रखा जाए, किस किस नाम से पुकारा जाए, है ना? तो इनका क्या करेगा बेटा, नेमिंग करेंगे, नाम दिया गया।
ठीक, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इको आर फर्स्ट, है ना? आपको स्लाइड दिख रही है बेटा? यस सर। है ना? क्या लिखा हुआ है? इको आर फर्स्ट। ई क्या है? फर्स्ट लेटर इज जीनस। फर्स्ट लेटर क्या होता है बेटा? जीनस। सेकंड टू लेटर क्या है बेटा? स्पीशीज। स्पीशीज। यानी कि ई आपका मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, और सीओ क्या हो गया बेटा? कोलाई। अच्छा, 900, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, दोबारा बता दे रहा हूं उसको, अभी मैं बता दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर 900 वाली बात भी बता देंगे। ई आपका क्या है? स्टीरिया। सीओ क्या हो गया बेटा? कोलाई, स्पीशीज नेम। भाई कोलाई तो है। और यस सर। स्ट्रेन क्या हो गया? जो स्ट्रेन है आर वाई, तो नहीं राउंड नहीं, आर वाई, उस नाम होता है बेटा, हर स्ट्रेन का नाम होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। ई कोलाई के जो नाम होते हैं ना बेटा, कि जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने सुना होगा इसका नाम, बकायदा कई बार सुना होगा, है ना? यस सर। जो सैल्मोनेला टाइफी होता है ना बच्चे, तो सैल्मोनेला टाइफी के बहुत सारे वो होते हैं स्ट्रेन, जैसे पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, पैराटाइफी सी, है ना? और जैसे आपने देखा होगा हेपेटाइटिस वायरस है, उसका हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ, इतने तरीके के हैं। तो ये स्ट्रेन की नेमिंग होती है। तो ई कोलाई का जो स्ट्रेन है कई तरीके के मिलते हैं, उनमें से एक स्ट्रेन का नाम याद रखा, ई कोलाई RY13। ठीक है, RY13। तो आर क्या है? उस स्ट्रेन का नंबर है। बात समझ में आ गई? जो आर Yes, है sir. यहाँ स्ट्रेन है, जो जिस स्ट्रेन से ये निकाला गया है। और रोमन नंबर जो है वो आपका ये लास्ट वाला फर्स्ट, है ना? जिस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट करा गया है बैक्टीरिया में से। ठीक है बेटा, पहला RY में से पहला स्ट्रेन निकाला गया था जिसका नाम रखा गया इको R1। अब क्लियर होगी बात है? यस सर। सर ये ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ उसको। अब मान लो ये, एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, इसमें इकोलाई के स्ट्रेन पड़े हुए हैं, ठीक, समझ में आ रही है? यस सर। अब इकोलाई से पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट करा गया है, इसका नाम रख दिया इको R1। अब इस स्ट्रेन से इको RY13 से पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर इसी से दूसरा निकलता उसका नाम क्या होता? सेकंड। इको R सेकंड। अगर इसी स्ट्रेन से, सॉरी इस स्ट्रेन से मैंने गलत लिख दिया था, इस स्ट्रेन से अगर तीसरा निकलता इको R थर्ड एंड सो ऑन। इसको Yes, समझने sir. के लिए थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। एक बात लिखी थी वहां पे, देखो बेटा, कितने एंजाइम निकले हैं? 900। कितने स्ट्रेन है? 230 है ना? अभी एक स्ट्रेन का नाम हमने क्या देखा? इको RY13, यही नाम था एक स्ट्रेन का। यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक पे 3 है, लगभग एक स्ट्रेन 3 एंजाइम निकाल रहा है, अगर जनरल बात करी जाए, है ना भाई? 900 तभी तो आएंगे। यस सर। लेकिन है ना, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके नेमिंग जरूरी हो गई कि इको से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। अब बात समझ में आई? यस सर। इसलिए बेटा आपका सवाल है जी बेटा। तो सर ये 13 जो है वो स्ट्रेन है हमारा। हाँ, ये RY जो है ना, बेसिकली RY13 पूरा ये स्ट्रेन नेम है। ये E आपका जीनस नेम, CO आपका स्पीशीज नेम, RY13 इज अ स्ट्रेन।
कौन सा स्ट्रेन है, RY13, RY12, तो हम पूरा RY13 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ उसका इनिशियल ले लेते हैं R। अब इको R स्ट्रेन से कौन सा एंजाइम है, पहला है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा, एंड सो ऑन। ठीक है, RY13 है, दैट इज द स्ट्रेन। यस सर। अब क्लियर हो गया, स्नेहा बेटा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो ये आपके समझ में आ गया, आगे बढ़ाऊं? यस सर। पर यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कहीं लिखा हो इनमें से कौन सा एंजाइम जो था पहले आइसोलेट हुआ था, In the first, I think. हाँ हिंट फर्स्ट, ये आप कहोगे, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस बात को, आप यही कहोगे। एक्चुअली क्या था, जो आपका जो पहला एंजाइम, यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है, जो पहला एंजाइम जो आइसोलेट हुआ था, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो था बेटा Hint second. अभी मैं सवाल आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये सवाल आपका है, कल मुझे आप बताएंगे सर ये इसलिए कहा गया था कि हिंट सेकंड फर्स्ट था, फिर भी इसका नाम हिंट सेकंड है। सवाल मेरा समझ रहे हो बच्चों जितने? नो सर। Yes, sir. तो मुझे इको RI से ये भी समझ में नहीं आया सर। कौन सा इको? सर ये RY13 से ये है क्या सर? मींस ये लास्ट का समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा देखो, हर स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन पहले जानते हो बच्चे, ये बताओ, फिर जब तक स्ट्रेन का मतलब नहीं पता होगा तब तक ये नहीं समझ पाओगे। पहले ये बताओ स्ट्रेन पता है या नहीं पता है? सर DNA में होता होगा स्ट्रेन सर। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो हम बता रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, अभी परेशान नहीं होते ना, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, अब इसको वापस ले चलते है ना, कोई उससे कोई फायदा नहीं है। चलो, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यस सर। इसका मैं नाम दे रहा हूं डिप्लोकोकस निमोनियम, ठीक है, ये नाम दिया, ठीक है। अब यस सर। एक और बनाते हैं हम लोग, अब ये एक बैक्टीरिया है, ये भी क्या है बेटा, अब ध्यान से सुनना, डिप्लोकोकस निमोनियम। अब क्या हुआ, ये दोनों डिप्लोकोकस निमोनिया है, ठीक है, एक में आप देख सकते हो, एक में कवरिंग है, एक में कवरिंग नहीं है, हम इसको कहते हैं एक कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सुलेटेड है, और ये नॉन कैप्सुलेटेड। ये एक ही बैक्टीरिया के क्या हुए, दो स्ट्रेन। अब बात समझ नहीं, ये चीज कहलाती है स्ट्रेन, ये होते हैं स्ट्रेन्स, एक ही बैक्टीरिया के क्या ये स्ट्रेन्स है। अब इसमें का एक और निकल आएगा तो और स्ट्रेन हो जाएंगे, हल्का हल्का चेंज होके आपके सेम बैक्टीरिया की जो वैरायटीज होती हैं उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब देखो, अब इसका नाम मैं रख दे रहा हूं, जैसे D फॉर डिप्लो, PN फॉर निमोनिया। अब स्ट्रेन का नाम हमें देना पड़ जाएगा, वरना हम दोनों को कैसे पहचानेंगे, कोई ना कोई नाम देना, RX12, ठीक। यस सर। अब डिप्लो निमोनिया RY12, अब थोड़ा क्लियर हुआ, ये स्ट्रेन्स के नेम है बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट, हम अगर हम सिर्फ डिप्लोकोकस निमोनिया कहते रहेंगे, ये तो नॉर्मल ही है, जो उनका जो नेम है, जो और भी जो उनका नेम रखा जाता है तो और भी चीजों को देख के रखा जाता है। D फॉर डिप्लोकोकस, PN फॉर निमोनिया, RX12 फॉर देयर स्ट्रेन नेम। स्ट्रेन का नाम क्या है, RX12। अगर आप RX12 की बात करेगा, आप समझ पाओगे RX12 क्या है बेटा, नॉन कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकस निमोनिया है। और RY12 क्या है बेटा, से कैप्सुलेटेड वाला स्ट्रेन है, कैप्सुलेटेड वाला स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन सब क्लियर हो गए आपको, ये बताइए आप।
यस और सर ये 12 जो है वो क्या बताता है हमें? बेटा ये नंबर होते हैं, कौन से नंबर पे आ रहा है ना, इसका ठीक, ओके सर, आ गया, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया। अब RY13 में कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका मतलब ऐसे कई नो सारे सर। इक्वल आएंगे, कई सारे स्ट्रेन होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें हैं। तो इको RY13 का नाम यहाँ दे रखा है, E फॉर जीनस, CO फॉर स्पीशीज, R उसका स्ट्रेन नेम है, पूरा नहीं लिख सकते ना RY13, तो इतना आपको याद करने में मुश्किल होगी। और I क्या है? ऑर्डर है जिसमें एंजाइम को आइसोलेट करा गया है। और मैंने आपको सवाल दे रखा है, हिंट फर्स्ट, हिंट सेकंड और हिंट थर्ड में आपको आंसर तो बता दिया मैंने। हिंट सेकंड जो है आपका क्या है? पहला आइसोलेटेड है। और यहां पर ये कह रहा है कि रोमन नंबर यहां पर बताता है, क्या बताता है बेटा? ऑर्डर बताता है कि एंजाइम Yes, आइसोलेट sir. करा गया है ना। तो हिंट सेकंड आपका पहला कैसे है, ये आपका सवाल है जिसको आप मुझे कल बताएंगे। Okay, sir. देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स कितने? दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, एक आपका एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, और दूसरा आपका एंडो। ठीक है, अगर डीएनए को बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, एक ही बात है, अगर न्यूक्लियोटाइड्स को बाहर से काटे, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स, है ना, बाहर से काटता है, ठीक, तो वो आपका कहलाता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, बार बार से काट के चला जाएगा। एक्सो का मतलब ये होता ही बाहर है, ठीक है, वो आपका एक्सोन्यूक्लियस। मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एंडो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हमने एंडोन्यूक्लियस को चूज क्यों करा? बिकॉज दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक, अगर ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे कट नहीं करते तो हम एंडोन्यूक्लियस को यूज नहीं कर रहे होते। बात समझ में आ गई? मान लो कि मुझे ये वाला सीक्वेंस ही कटवाना है जहां पर आपके एरो दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपका वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, दो डीएनए, ठीक, और मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला और मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए? जी के बाद वाला, दोनों तरफ ए टी टी सी, ठीक, ये पोर्शन कट करवाना है। तो तभी कट करवाऊंगा जब वो उस पोर्शन को कट करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। तो ये हमें खासियत किस में मिली? एंडोन्यूक्लियस। वेरी नाइस। यही एक उसका मेन पॉइंट है। ये क्या करता है? पहले तो बाइंड करेगा किसके साथ? जिस सीक्वेंस को ये कट करने वाला होगा। मान लो इस सीक्वेंस को ये कट करेगा, इतने सीक्वेंस को, तो इससे क्या करने लगेगा? आके ये बाइंड करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये उसको कट कर देगा। बिल्कुल, डीएनए आपका एंडो पोजीशन पे, एक्सो पोजीशन पे अगर कट कर दिया तो वो लाइक जोड़ा मुश्किल से जा सकता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि करें ना, मगर हम एक्सोन्यूक्लियस को प्रेफर नहीं करते क्योंकि एक तो ये बाहर बाहर काट देते हैं डीएनए को, तो डीएनए तो होल बिल्कुल अलग अलग ही होता है। ठीक है, सवाल था मेरे पास किसी का, शायद इसने आपका सवाल था बेटा? यस, अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा सवाल है। तो डीएनए तो बेटा टोटली आपका हर जगह बेस पेयर अलग ही होते हैं, ठीक है, और किनारे से काटने पे क्या होता है कि आप उसको लाइगेट नहीं कर पाते दूसरे के साथ, ठीक है, तो इस वजह से हम और प्रेफर नहीं करते हैं। कितना समझ में आया? वेलकम बेटा। ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे और उसके बाद दो स्ट्रैंड्स आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर देखो क्या करा है इसने, ये वेक्टर डीएनए जिसमें आपको अपना डीएनए इंसर्ट करना है, ठीक, और ये क्या है? फॉरेन डीएनए, यानी कि आपका डीएनए जिसके साथ लाइगेट कराना है या फिर जिसके साथ आपको अपना जीनोम लाइगेट कराना है। ठीक है, वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक। आपने फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा तो इस तरीके से आ गया, है ना बेटा। अब क्या होगा? ये इसका ऊपर वाला हिस्सा फ्री हो गया,
ठीक, और इसका नीचे वाला हिस्सा फ्री हो गया। और आप एक बात गौर से देखो, दोनों एक दूसरे के क्या होगा बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री। दिख रहा है बेटा? यस सर, यस सर। ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई। टी के साथ क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, फिर अगेन टी के साथ क्या जुड़ जाएगा, ए के साथ टी, और ए के साथ अगेन टी। तो ये दोनों स्टैंड इस तरीके से दोबारा कंबाइन करें। बेटा एक ऐसा था, मैं दिख रहा हूं बेटा आपको या नहीं? मैं यस सर, सर दिख रहा है। ठीक है, तो एक स्टैंड मान लो कि ऐसे कटा, ठीक, दूसरा स्टैंड आपका कैसे कटेगा, ऐसे, और ये दोनों स्टैंड क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे। उसका बेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये आपने डीएनए में सुना होगा कि डीएनए हमेशा कैसे बेस पेयरिंग करता है बेटा, यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कट तो आप है ना, तो एक स्टैंड ऐसा बनेगा, दूसरा स्टैंड ऐसा बनेगा, और दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यहां पर एक एंजाइम लगेगा जोड़ने वाला, जिसका नाम है बेटा डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज नाम है। ठीक, अब इसको यहाँ आगे बढ़ते हैं ना। अब ये तो क्लियर हो गया आपके बहुत अच्छे से। ये वेक्टर डीएनए है, यहाँ पर हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, सपोज करो ये डाला हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसने इसको कट करा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक बात ध्यान रखना, दो डीएनए को आप कट करने के लिए क्या लेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, अलग अलग सीक्वेंस कट जाएगा, है ना। यस आपको सर, हाँ। सीक्वेंस काट के सेम जगह जोड़ना है। आप अगर प्लाज्मिड को कट करेंगे तब भी आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, और अगर आप होस्ट डीएनए को कट करेंगे तब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम लेंगे, या फिर फॉरेन डीएनए को कट करेंगे, सब जगह आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रहेगा। जैसे ही आप इन दोनों एंजाइम को डालोगे, यहाँ पर क्या बन जाएंगे बेटा, स्टिकी एंड्स। ये जो एंड बने हैं, ये एंड क्या कहलाते हैं, स्टिकी एंड। ठीक है, अब डीएनए फ्रेगमेंट क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ which enzyme, DNA ligase will combine, and you can see here the new DNA is known as, recombinant DNA. and this whole technology is Recombinant DNA technology. excellent बेटा, excellent, शाबाश, हो गया क्लियर। बस यही चैप्टर का वो था, और आपने चैप्टर को 99.9% समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही सवाल आ गया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो कौन सा था बेटा, सेकंड। ये कट, हाँ हाँ सर इसको हम लैब कंडीशन में भी यूज करते शायद, इसलिए तो नहीं इसको हम सेकंड लेते हैं, हिंद सेकंड। इसको हम हिंद सेकंड इसलिए तो नहीं लेते फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नहीं, तो लैब कंडीशन में तो सारे आपके यूज हो जाएंगे, जितना ये है ना, जितने आपका एंजाइम आइसोलेट हुए ना, जैसे ALU फर्स्ट है, HAE, BAM H1, हिंड थर्ड, इको R1, सबको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी तो कट करता है ये, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी तो कट करता है सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अच्छा ओके सर। हाँ, है ना, क्योंकि अगर पैलिंड्रोम सीक्वेंस से नहीं कट करेगा तो दूसरा सीक्वेंस अलग कट करेगा, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा खुद ही जवाब दे दिया है ना। तो इसका जवाब सोचो, और अगर नहीं मिले तो कल हम है ना। तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो आपका हिंड सेकंड था, उसने वो कट करेगा डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। सवाल ये उठता है यहाँ पर, सवाल क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस तो सारे कर रहे हैं, यहाँ पर उसने क्या बताया, कितना बेस पेयर, 6 बेस पेयर ATG। तो सवाल आपका यह आ जाएगा 6, 8, 10, 12, आंसर क्या होगा, 6। बेटा सवाल यही बनते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं होता सवाल बनाने का। बात समझ में आ गई? अगर आप सवाल बना के पढ़ोगे तो आपके आसानी से चीजें होती रहेंगी। तो हिंड सेकंड कट द डीएनए बाय रीडिंग द 6 बेस पेयर, ये उसका क्या है बेटा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसको पहचानेगा, उसके साथ बाइंड करेगा, और उसके बाद वो उसको कट कर देगा। जैसे ये इन्होंने लिख रखा है, रिकॉग्निशन साइट फॉर हिंड सेकंड, GTPY, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिए, पायरामिडिन, देन प्यूरिन, AC। टोटल नंबर अगर काउंट करोगे तो बेटा 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
6 बेस पेयर्स को ये रीड करेगा, उसके बाद उनको काट देगा। ठीक, ऐसे ऐसे इनके डिफरेंट डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। यहां पर आप देखेंगे LU1 HAE थर्ड, BAM H1 हिंट थर्ड, इको R1। ठीक है, आपको याद के रखना, इसमें ज्यादा आप इसको डायग्रामेटिकली मत याद करो, इतना मत याद करो, आप सिर्फ इतना याद करो ALU1 and HAE थर्ड प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ब्लंट एंड आप समझो, अगर कोई DNA ऐसा है, ठीक, उसको काटने के बाद इस तरीके से दो पोर्शन मिल जाए, ये कौन सा एंड हो गया? ब्लंटेड एंड। ब्लंट एंड। अगर DNA काटने के बाद, ठीक है, इस तरीके से पोर्शन मिले, ये कैसे हो गए? स्टिकी एंड, इस तरीके से, है ना? तो ये आपको थोड़ा याद रखना, ALU फर्स्ट एंड HAE थर्ड दिख रहा होगा आपका, ये दोनों कैसा है? They will produce the blunt end. BAM H1 hint third, eco R1 produce the स्टिकी एंड। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Good. ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? वो सीक्वेंस जो दोनों तरफ से कैसा पढ़ा जाए, सेम, है ना? सेम। जैसे कि इसको पढ़ो आप इस Yes. डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप पढ़ो इसको, क्या लिखा है? GAATTC, है ना बेटा? और इस डायरेक्शन में Yes, पढ़ो, sir. क्या लिखा है? GAATTC। ये क्या होगा? Same. ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया ना? यस सर। आपका वो सीक्वेंस बेस पेयर का जो कि सेम रीड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में और 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक और प्रॉपर्टी है, एक तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटेगा, और दूसरी बात वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसे होंगे? Palindromic. ठीक है, Yes. either it will produce blunt end or it will produce sticky ends, and you have to remember these two names, LU and HA third, that will produce the blunt. Very simple. ठीक, जिसको मैं बता चुका हूं, बार बार मैं कोई फायदा नहीं बताने से स्टिकी एंड्स के बारे में। हाँ, अब क्या होता है कि स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक, ये क्या है? ये जुड़ेंगे किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ। अगर आपको याद होगा कि जो पेयरिंग है DNA में, बेस पेयर है, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? देखो, ए कंबाइंड किसके साथ होता है बेटा? T. T के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी किसके साथ कंबाइन होता है? सी। C के साथ। सी। इसमें आपके कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। डबल, वेरी गुड, डबल डबल। हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें 3 होते हैं सर। 3 ट्रिपल हाइड्रोजन। ट्रिपल। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स भी क्या करेंगे? अगर इनको दो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ना होगा तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond. व्हाट इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम? देखो बेटा, जब DNA बन रहा होता है, एक मिनट इस चीज को समझा दूं, बोर्ड पे ले जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो बेटा जब DNA होता है, ठीक है, ये आपका DNA जो होगा, इसके 2 स्ट्रैंड होंगे। ठीक, अब इनको अलग अलग करके देख लो। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। बेटा स्क्रीन दिख रही सबको? यस यस सर। सर। तो ये DNA बेसिकली बना होता है आपका पेंटोज शुगर, यस और नो? फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजनस हाइड्रोजन बेस। ठीक है, तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन हो गए बेटा? सर DNA में 6 होते हैं। नहीं, पेंटोज शुगर में कार्बन कितने हो गए बच्चे?
5 5 है ना। तो क्या होता है कि एक स्ट्रैंड पे ये एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है, हम इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम, ठीक, ये दूसरा प्राइम है, ठीक है, या साइंटिफिक लैंग्वेज में इस प्राइम पे 5वां कार्बन फ्री होता है, उसका फॉस्फेट ग्रुप किसी से अटैच नहीं होता। एक प्राइम पे 3rd कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, वो फ्री होता है, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होता। तो ये कहलाते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। बात समझ में आ गई? ओके जब सर। मॉलिक्यूल Yes, sir. तो 5 प्राइम और 3 प्राइम, सिमिलरली इसके एंटी पैरेलल होगा, यहाँ पर 3rd कार्बन फ्री होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, ये बन जाएगा 3 प्राइम यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 5 प्राइम 3 प्राइम होता है। इसको डिटेल में समझना होगा, तो डिटेल में जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पकड़ेंगे तब जाके आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर आपने दूसरे वाले स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं बोला, आपने उसे एंटी पैरेलल क्यों बोला? बेटा कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एंटी पैरेलल भी। कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल इसलिए क्योंकि उनकी डायरेक्शन उल्टी है। अब देख लो, चलो अच्छा सवाल है, इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। अच्छा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री तो है पर साथ साथ क्या है, एंटी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला। तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, और वो पूछे पलट के मुझसे आप कैसे हैं, मैं भी बता दूं कि मैं अच्छा हूँ, ये कहता है कॉम्प्लीमेंट। एक इसके साथ जुड़ता है टी के साथ, ठीक, अगर यहाँ पर टी है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बात समझ में? क्योंकि ए हमेशा टी के साथ, अगर टी है तो ए के साथ, चाहे वो ए इधर हो चाहे वो टी, कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरी चीज यहाँ पे एंटी पैरेलल क्यों बोला, आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, ऊपर 5, इधर क्या है, उल्टा है, नीचे 5 ऊपर 3। तो पैरेलल तो है मगर कैसे हैं, उल्टे, एंटी डायरेक्शन। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। So these are complementary always, and DNA will always be complementary to each other and anti-parallel. ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनेगा और वो जोड़ा किससे जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। ठीक है, ये इतना आसान सा हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक। यहां पर आप देखें डायग्रामेटिकली दे रखा है, ठीक है, फॉरेन डीएनए है और यहां पर आपका कौन सा डीएनए है, वेक्टर डीएनए, ठीक, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। इसको किससे काटा, बहुत साफ साफ दे रखा है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किससे काटा है बेटा, सेम रेस्ट्रिक्शन, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दोनों को कट करा, देन इस वाले डीएनए को जो आपका डिजायरेबल जीन था उसको किसमें इंसर्ट कर दिया है, वेक्टर डीएनए में। अब वेक्टर डीएनए क्या बन गया बेटा आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक्सीलेंट। अब यहाँ कोशिश क्या करी गई है कि सेल को, वेक्टर को किसमें डाल दिया जाए, होस्ट में, हाँ इकोलाई में, वेरी गुड। अब इकोलाई में अगर वेक्टर आ गया तो वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट तो था, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, इस चीज को नहीं भूलना है, इस चीज को नहीं भूलना है कि पहले क्या बनेगा, पहले रिकॉम्बिनेंट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट बनाओगे ना, पहले आप दो डीएनए को आपस में जोड़ोगे, एक आपका जीन होगा, एक आपका प्लाज्मिड डीएनए होगा, दोनों को जोड़ने के साथ क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। उसको आपने डाल दिया होस्ट में, वो होस्ट क्या हो गया बेटा, बदल गया, उसको आपने बोल दिया ट्रांसफॉर्म सेल, है ना। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन था किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक, अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डीएनए को किसमें डाल देंगे, वेक्टर में। वो वेक्टर कौन कौन से? बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर कुछ और नहीं होते, ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए को, किसके अंदर ले आते हैं, उसको होस्ट सेल में, और वहां पर ये आराम से रेप्लिकेट करते हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir.
बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपका खुद का डीएनए यानी कि डिजायरेबल डीएनए, जिसको हम ज्यादातर क्या कहते हैं फॉरेन डीएनए जुड़ा होता है, उसको ये कैरी करते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, और वहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है ना, प्लाज्मिड भी है, बैक्टीरियोफेज भी। ये जो आपको दिख रहा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज प्लाज्मिड। और ये जो वायरस है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, दैट इज बैक्टीरियोफेज। ऐसे हालांकि सिर्फ दो, यही दो नहीं होते, और भी होते हैं बेटा। कॉस्मिड भी होता है, फेजमिड भी होता है, लैम्डा फेज भी होता है, यैक भी होता है, बैक भी होता है, रेट्रोवायरस भी होते हैं। तो बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको मैं दो बताए क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से, एक प्लाज्मिड और दूसरा आपका कौन सा है, बैक्टीरियोफेज। वेरी गुड। ये अभी के लिए एक्सक्यूज मी सर, हमने से क्लोनिंग वेक्टर क्यों बोला है? क्लोनिंग वेक्टर क्यों बोला है? अब बेटा इसलिए sir. बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डीएनए को बार बार रेप्लिकेट करा रहे हैं और उस डीएनए में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लोनिंग किसे कहते हैं बेटा? एक जैसे कई चीजें बना लेना, क्लोन्स जैसे। हाँ ये है। ठीक, अब ये बार बार रेप्लिकेट करेगा तो अपने जैसी खूब सारी कॉपी बना लेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? क्लोनिंग वेक्टर। बस हमें यही कराना है, क्लोनिंग करानी है इसको। मतलब अगर क्लोनिंग नहीं करेगा तो डिफरेंट आएगा, तो हमें डिफरेंट का कोई काम नहीं है। क्लोनिंग कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये आवाज किसकी है पहले बताओ? अच्छे क्वेश्चन जो पूछ रहा है। आशना, स्नेहा? यस सर। स्नेहा की बात है? नहीं सर, आशना। आशना की बात है। बढ़िया, सब बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इट मीन्स इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है। तो अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मिड है या फिर बैक्टीरियोफेज है, ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा होस्ट में, ठीक, और जो लिंक पीस है डीएनए का, ठीक, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। अब जरा इस बात को बहुत आसानी से आप लोग देख लें, वैसे तो समझ में आ गई होगी, मैं 100% श्योर हूं। यस सर। ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है बच्चों? यस सर। और ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको आप इसमें इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, प्लाज्मिड में। यस सर। ये आपने इस तरीके से कट करा बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके बाद डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया। अब ये जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेगा ये वाला, उतनी बार क्या मल्टीप्लाई होगा? डीएनए जो लगाया है, डीएनए है ना, Yes. उतनी बार मल्टीप्लाई होगा ना। तो जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट। तो आप ये कि ये मल्टीप्लाई करे लार्ज स्केल पे, यही तो जाओगे कभी करोड़ों में मल्टीप्लाई, करोड़ों मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो उस लार्ज स्केल में आपको लगानी पड़ेगी फैक्ट्री, है ना, और वहां पे करना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा पार्ट जो कहते हैं बायो प्रोसेसिंग। याद आ रहा है जो हमने पहले आप पढ़ा था? यस सर, कल। यस सर। कल पढ़ा था बायो प्रोसेसिंग। तो अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी दिल्ली दूर है ना। तो अभी तो हम यही क्लोनिंग वेक्टर समझते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या काम करता है? क्लोनिंग वेक्टर आपका मल्टीप्लाई करेगा होस्ट में, और जब वो मल्टीप्लाई करेगा जो हमने डीएनए का पीस जोड़ा है उसके साथ, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये तो बात आसानी से समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यस सर। फीचर सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल इस चीज को समझेंगे बेटा। क्लोनिंग वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, इस पे आपका आता है, सवाल आता है। पहली चीज क्या होनी चाहिए उसके पास? ORI साइट। ORI साइट। अब जरा यहाँ पर कौन बच्चा जवाब देगा, इस पे जरूरी क्यों है ORI साइट होना? क्योंकि इससे वो फीचर है उसका। अच्छा फीचर है, और कोई जवाब? क्या बेटा? सर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। हाँ अच्छा रेप्लिकेशन क्यों नहीं हो पाएगी?
सर ओरई साइट नहीं होगी तो मतलब जितनी ज्यादा Exactly. अगर हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है तो सर हमें ओरई साइट की तो जरूरत होगी ना। और इस साइड की जरूरत होगी, ये भी आंसर सही है। असर्शन रीजनिंग सुना है? यस सर। यस सर। असर्शन में क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट कह दिया जाता है, और रीजनिंग में क्या होता है, उस असर्शन का जवाब देना होता है बिल्कुल सही, है ना। कई बार ऐसा होता है असर्शन इज यस करेक्ट सर। बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, है ना। तो ओरी साइट आपने जवाब तो सही दिया कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही जवाब है सर ना। फॉरेन हाँ, डीएनए लाइगेट करेगा ना ओरई साइट से, तब वो डीएनए मल्टीप्लाई कर पाएगा, तभी तो रेप्लिकेट होगा होस्ट सेल के अंदर। अच्छा, कहने का मतलब ये, मेरे ख्याल में तुम लोग कह नहीं पा रहे, दिमाग में सबके ये कि फॉरेन डीएनए के पास ओरी साइट नहीं है, यही सर कहना चाह रहे हो। एक्यूरेट। फॉरेन डीएनए के पास ओरी साइट नहीं है, यही तो बात है, तभी तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं। अगर फॉरेन डीएनए के पास ओरी साइट होती तो हमें यहाँ ओरी साइट देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, नहीं होते। यही है, आप लोग यही कहना चाह रहे थे, बस उसको थोड़ा सा एक परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे थे आपको। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिल्कुल सही बताया कि आप, हाँ आपने सही बताया कि यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगी, ये तो मस्ट है। ठीक, दूसरी चीज सेलेक्टेबल मार्कर, ये हम आगे समझेंगे इनका रोल क्या है। तीसरा आपका क्लोनिंग साइट, कहां पर आप क्लोन कराना चाह रहे हैं, कौन सी जगह पे, और कौन कौन से आप फैक्टर यूज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये आपका आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल